हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम तीनों चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत के हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देन हमारा 5 ईयर प्लान्स वाला एंड देन हमारा रिफॉर्म्स वाला चैप्टर एलपीजी, इन तीनों को एक साथ वन शॉट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स भी हैं और बाकी पूरी इंडियन इको की जितने भी चैप्टर्स हैं उसके इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड डेट्स की वीडियो भी जल्दी अपलोड होने वाली है। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको वन शॉट कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 हमारा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी। सबसे पहले हमें पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, जिससे हमारी क्या हुई, ब्रिटिश एम्पायर की जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई इंडिया में, और वो लगभग 200 साल तक हमारी इंडिया में रहे, उन्होंने रूल किया। देन 1947 में 15 अगस्त 1957 को इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिली उनके कॉलोनियल रूल से। कॉलोनियल रूल का मतलब ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो अब ब्रिटिश एम्पायर जो है, मतलब ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश क्यों हुआ, मतलब उसका मोटिव क्या था। उसका मोटिव ये था कि वो ब्रिटिश रूलर्स थे वो इंडिया की इकोनॉमी को एज फीडर इकोनॉमी यूज़ करना चाहते थे अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो इंडिया की इकोनॉमी को यूज़ करना चाहते थे। अब इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन कॉलोनियल रूल से पहले कैसी थी, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले उसके कैसी इकोनॉमी थी। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी, ठीक है, और एग्रीरियन इकोनॉमी थी। एग्रीरियन इकोनॉमी का मतलब 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, ठीक है, और वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जिसकी वजह से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं आती थी, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब हाथों से कुछ काम करना, बुनना, कुछ अपना कलाकारी दिखाना, वो सब उसमें जो है इन्वॉल्व थे, तो वो एम्प्लॉयड भी थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन हम कैसे किसी भी कंट्री की डिटरमाइन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं एक तो जीडीपी ग्रोथ और एक पर कैपिटा इनकम। तो इसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने इन एस्टिमेट्स अपने निकाले कि जीडीपी ग्रोथ को कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम को कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसका एस्टिमेट लगा वो कौन थे, वो थे VKRV राव, ठीक है, जिन्होंने अपना एक एस्टिमेट निकाला था और उन्हीं का ही मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट सिग्निफिकेंट माना गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंडिया की जो इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस से पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आया। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे लगभग 85% लोग जो थे वो विलेजेस में रहते थे, गांव में रहते थे, और वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन का तो 2/3 था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो हमारे कहाँ पर डिपेंडेंट थे, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर जो सेक्टर था, उस हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी वो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, मतलब उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो जैसी थी वो वैसी ही, और उसकी जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही थी। प्रॉब्लम्स क्यों राइज हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी हालत इतनी खराब क्यों होती जा रही थी। पहला जो रीजन है वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको एस्टैब्लिश करने वाले हैं। इस सिस्टम को 1793 में उसने इस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था, जिसका मेन एम था कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने लैंड्स पे जो भी क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, उससे उसकी हेल्प से वो क्या देंगे, लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या देंगे, वो लगान देंगे, ठीक है, रेंट देंगे, लगान देंगे, ठीक है, और जो नहीं दिया जाता था फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा बेरहमी की जाती थी, ठीक है। तो अब ये तो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम का कि उनको लगान देना पड़ता था फार्मर्स को, जो भी वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो भी वो लैंड्स को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या देते थे, लगान देते थे इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड है कि पार्टीशन का जो है हमारा एडवर्स इफेक्ट हो गया था। पार्टीशन हमारा 1947 से पहले उसी टाइम हो गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि पार्टीशन में के टाइम पर हमारा ये हम एक अलग पॉइंट समझ के ले सकते हैं, इसे सेकंड पॉइंट ना माने तो ठीक है, ठीक है, इसको एक नोट पॉइंट हम मान लेंगे, इसको हम प्रॉब्लम्स में इंक्लूड ना करके इसको एक नोट पॉइंट हम मान लेंगे, ठीक है, नोट पॉइंट हम इसे मान लेंगे।
पार्टीशन वाले पॉइंट को। ये बस एक फैक्ट हम याद रखेंगे कि पार्टीशन के टाइम पर जो पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, तो उस टाइम पर हमारा क्या हुआ था कि जो मोस्ट फर्टाइल लैंड थी, जहाँ पर जूट की और भी फर्दर आगे क्रॉप्स की जो है प्रोडक्शन होती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड थी उसका पार्ट इंडिया से निकलकर पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब सेकंड हम इसको सेकंड प्रॉब्लम मान सकते हैं, प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर में सेकंड प्रॉब्लम हम इसे मान सकते हैं। उसमें क्या है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब जो भी फार्मर्स अपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो उसको अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस ना करके वो उसको मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करें। मतलब फूड क्रॉप्स को जो है उसकी प्रोडक्शन को कम कर दें, और कैश क्रॉप्स जो उनको कैश कमा के दे रही हैं उसकी प्रोडक्शन को वो बढ़ा दें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स रेदर देन फूड क्रॉप्स जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाई जाती हैं, और कैश क्रॉप्स जो पैसा कमाने के लिए उगाई जाती हैं। तो 2 रीज़न हमने पढ़े प्रॉब्लम्स के। अब हम थर्ड पे देखते हैं। हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम अराइज हुई थी वो थी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी, प्रोडक्शन बहुत लो हो रहा था। ठीक है, क्योंकि कोई इसमें क्या है, चौथे पॉइंट को हम इससे लिंक कर सकते हैं, स्कैरसिटी इन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कोई भी जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स उन्होंने बना रखे थे, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते थे। शेयर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक लैंड पर काफ़ी सारे क्रॉप्स को उगाना, वो होते हैं शेयर क्रॉपिंग सिस्टम हमारा होता है। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी। क्योंकि कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर में थी नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो इस वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की 4 प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा। पहली हमने क्या पढ़ी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकंड हमने क्या पढ़ा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड फोर्थ हमने पढ़ा स्कैरसिटी इन इन्वेस्टमेंट। और एक फैक्ट पॉइंट पढ़ा जिसमें पार्टीशन के बारे में हमने बात करा कि मोस्ट फर्टाइल लैंड जो है वो पाकिस्तान में चली गई थी। अब हम सेकंड पॉइंट, जो सेकंड सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम सबसे पहले जो मेन पॉइंट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। मैंने फर्स्ट पेज में आपको बताया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कॉलोनियल रूल से पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उसी में ही एम्प्लॉयड थी। ठीक है, तो उसी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, डिक्लाइन कर दिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, उनको जो है उनके रोल को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया। क्यों करा ऐसा, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और वो पॉलिसी का नाम क्या था, वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट पर लगेगा हाई टैक्स। इंडिया को उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल्स का, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल्स काफ़ी अच्छे मात्रा में थे, तो वो उसको कम दामों पर ब्रिटिश जो है ब्रिटेन में जो है एक्सपोर्ट कर लेते थे, और ब्रिटेन में उन्हीं रॉ मटेरियल के हेल्प से वो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे, जिसको वो इंडिया को अपना एक्सपोर्ट करते, मतलब इंडिया उसको इंपोर्ट कर लेता था उन्हीं फिनिश गुड्स को। तो इंडिया बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन और फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है, वो हमारा फॉरेन ट्रेड में एक पॉइंट आता है, लेकिन उसी से हमारा लिंक है ये। तो हाई ड्यूटीज़ लगा दिए थे उन्होंने, किस पर, टैक्सेस लगा दिए थे हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट्स पर, और जो फिनिश गुड्स जो थे जो ब्रिटेन से आते थे उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाए थे, और ना ही इम्पोर्ट्स पे लगाए थे टैक्स, ना ही इम्पोर्ट्स पे टैक्स लगे थे और ना ही एक्सपोर्ट पर टैक्स लगे थे। इंपोर्ट किसका होता था, इंपोर्ट होता था ब्रिटेन से किसका, फिनिश गुड्स का। एक्सपोर्ट होता था किसका, रॉ मटेरियल्स का। एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का, इंपोर्ट फिनिश गुड्स का। तो इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो ये हमारा मेन उन्होंने अपनाया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, 2 फोल्ड स्ट्रेटेजी थी ये। अब हमारा आता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से क्या क्या इफेक्ट पड़े कि भाई मैंने आपको बताया कि बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट थी, तो उसके डिक्लाइन होने के साथ साथ वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में। ठीक है, और वो क्या करते थे, फिनिश गुड्स का जो है इम्पोर्ट करती थी इंडिया ब्रिटेन से, ठीक है, या अदर कंट्रीज से। अब क्या है, पब्लिक सेक्टर का रोल भी जो है वो ख़त्म ही हो गया था काफ़ी ज़्यादा।
ठीक है। और कैपिटल गुड्स, ये यहाँ पे है, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ी नंबरिंग की वो हो रखी है लेकिन कोई बात नहीं। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती है जिनका इस्तेमाल, जिन इंडस्ट्रीज में हमारे कैपिटल गुड्स बनते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जो और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं। तो उन्हीं को ही उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंडिया को चाहते थे कि वो सारे चीज़ों के लिए ब्रिटिश इकोनॉमी पर, ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे। वो नहीं चाहता था कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, अब आता है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज घट रही थी तो प्रोडक्शन कैसे होगी, क्योंकि वो प्रोडक्टिव गुड्स यूज नहीं कर पाएंगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कैपिटल हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लांट मशीनरी, वो नहीं हो पाएगा, तो उसके हेल्प से हम ऐसे कैसे प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जीडीपी तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जीडीपी कहाँ से बढ़ जाएगी। तो वो लो कंट्रीब्यूशन था हमारा जीडीपी में। ठीक है, ये हमने पढ़े फैक्टर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब हम आते हैं फॉरेन ट्रेड पे। फॉरेन ट्रेड हमारा क्या है? फॉरेन ट्रेड में हमने कौन कौन सी समस्याएं का सामना किया? पहला है इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था इस पॉइंट में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले पॉइंट में, कि जो इंडिया है वो इंपोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का ब्रिटेन से, और एक्सपोर्ट करता था वो रॉ मटेरियल चीप रेट्स पर, और इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स को हाई रेट्स पर, ताकि जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो ब्रिटिश का रूल था हमारे इंडिया पर, तो वो तो यही चाहता था ना कि ब्रिटिश की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचे, इंडिया की इकोनॉमी स्टेगनेंट हो। तो इसीलिए वो क्या कर रहा था कि जो सारे ब्रिटिश रूलर्स थे वो यही इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे कि जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करे रॉ मटेरियल का और इम्पोर्ट करे फिनिश गुड्स का। ठीक है, ताकि वो अपना लाभ जो है वो कमा सकें, अपना जो है रेवेन्यू कमा सकें। सेकंड है मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा राज हो गया था। ठीक है, वो क्या उनकी मर्जी से ही सब चलने लगा था। 1869 में उन्होंने स्विस कैनाल को एस्टैब्लिश किया ताकि वो अपना व्यापार को सुविधाजनक बना सके। सुविधाजनक का मतलब है कि वो अपने व्यापार को अच्छे से कर सके, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके। तो उन्होंने एक उसके लिए आर्टिफिशियल वे डेवलप कर दिया था नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, तो वो उसको हम क्या नाम दिया है हमने, स्विस कैनाल। ठीक है, जो 1869 में उन्होंने बनाया था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडियन वेल्थ की, इंडिया की जितनी भी संपत्ति थी वो ब्रिटिश रूल में जो है वो बिल्कुल ही बह गई थी। कैसे बह गई थी? क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल का ब्रिटेन को, जिसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट सरप्लस बन गया था, बहुत सारे पैसे आते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट करने से। ठीक है, बट क्या हुआ कि उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पेमेंट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए इनविजिबल आइटम्स का। इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है? इनविजिबल आइटम्स हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में पढ़े थे, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, उन सब का इंपोर्ट करने के लिए जो है वो इंडिया जो है उस एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ करती थी। और वो एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा कैसे डेवलप होता था? जो वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटेन को, उसकी वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस डेवलप होता था, जिसका इस्तेमाल वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेमेंट में और भी इंपोर्ट करने के लिए विजिबल आइटम्स, ये सब चीज़ों में करती थी। तो ये 3 मेजर्स थे जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी फॉरेन ट्रेड सेक्टर में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी इंडिया की। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन पढ़ी, इंडस्ट्री सेक्टर की कंडीशन पढ़ी, फॉरेन ट्रेड कैसा था वैसा पढ़ा। अब हमारा है कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी इंडिया में। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है पॉपुलेशन की कंडीशन कैसी थी। तो हमारा पहली जो जनगणना है, पहला जो ऑफिशियल सेंसस है वो 1881 में हुआ। ठीक है, और 1881 ये एक फैक्ट पॉइंट है कि 1881 में हुआ था। देन एक अनदर फैक्ट पॉइंट है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। उसका रीज़न क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब होता है भाग करना। किसी को भी 2 पार्टों में भाग दिया था, इसने 2 पार्टों में बांट दिया था 1921 ईयर ने। 1921 से पहले वो फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। ठीक है, 1921 से पहले। ठीक है, 1921 से पहले क्या था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। मतलब लोग जन्म भी काफ़ी तेज़ी से लेते थे एंड उनकी मृत्यु भी काफ़ी तेज़ी से हो जाती थी। लेकिन 1921 के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ही रही, अभी तक इंक्रीजिंग ही है, डेथ रेट डिक्लाइन हुआ। ठीक है, इसलिए इस ईयर को हम क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डेमोग्राफिक कंडीशन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाई बर्थ एंड डेथ रेट था, ये मैंने आपको फिगर्स भी दे रखे हैं। बर्थ रेट 48, डेथ रेट 40 रिस्पेक्टिवली। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि
जितने भी हमारे इन्फेंट्स के जो है उनका बर्थ हुआ है, जितने भी इन्फेंट्स जो हैं उनका बर्थ हुआ है, उन इन्फेंट्स में से 1 साल से कम उम्र के बच्चों जो वो मर जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 बर्थ इन ए ईयर इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो भी काफ़ी हाई था, मतलब जो 1 साल से कम उम्र में ही जो नवजात शिशु थे, इन्फेंट्स थे, वो मर जाते थे, तो उसका भी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था। ठीक है, 2011 में 218 पर 1000, मतलब 1000 बच्चों में से 218 बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर वो मर जाते थे। बट वो आगे आगे वो डिक्लाइन हुआ और 44 तक हो गया, तो ये अच्छी बात है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब आप सभी जानते हैं, एक इंसान एवरेज कितने ईयर्स तक जी सकता है। तो वो पहले क्या कितनी थी कि भाई एवरेज हमने निकाली 44 ईयर्स, लेकिन अब वो 68 ईयर्स तक की थी। ठीक है, लिटरेसी रेट तो कम ही था, अबाउट 16% वो ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए था, और वुमेन के लिए वो 7% से भी कम था। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, इसी वजह से लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, क्योंकि हेल्थ हमारी लाइफ से कंसर्न होती है। 5th पढ़ते हैं हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वर्कफोर्स एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के हों, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर के हों, चाहे वो सर्विस सेक्टर के हों, तो उस सारी वर्कफोर्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, 72% अबाउट थे। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर में अबाउट 10% एंड टर्शियरी सेक्टर में अबाउट 18%। अब आता है हमारा पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सपोर्टिंग सर्विसेज। या आपने टर्म 2 में भी पढ़ा होगा, है ना? तो वो सारी सर्विसेज जो अदर सर्विसेज की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, अब हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी थी वो कैसी थी? हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया के लिए जो रेलवेज थी वो उसका बेस्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी। 1850 में हमारी रेलवेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो मोस्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिश रूल का। तो उन्होंने रेलवेज की इस्टेब्लिशमेंट की थी ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो सर्विसेज थी उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड हो सके। ठीक है, रोड्स की एज सच कंडीशन जो थी वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे कंक्रीट से, अच्छे सीमेंट से नहीं बनी हुई थी। जब भी जो रेन आती थी, उसकी मानसून आता था या फिर उसकी वजह से उनकी जो हालत थी रोड्स की, हमारी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। ठीक है, मतलब कोई चलने लायक नहीं रहता था उस पर। ऐसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रखा था। कम्युनिकेशन में भी काफ़ी थी, बट उतनी फार सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी वो। पोस्ट एंड टेलीग्राफ थी। ठीक है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स भी उन्होंने डेवलप कर रखे थे। ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिपेंडेंस से पहले। अब आते हैं कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थे ब्रिटिश इकोनॉमी के। पहला मैंने बताया कि मोस्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था, मोस्ट पॉजिटिव वो था हमारा रेलवे। क्या था वो? रेलवेज उन्होंने दी, इंट्रोड्यूस हुई थी रेलवे, जो हमारा सबसे मोस्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिश रूल का। टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की थी, जिसकी वजह से आज हम ये सब जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी एक कह सकते हैं कि उनकी थोड़ी देन है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए थे इसको डेवलप करने के लिए, ताकि वो अपनी कन्वीनियंस को सूट कर सके उनकी ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए। ठीक है, शिफ्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम। इंडिया में बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी लाकर उन्होंने सही करा था। ठीक है, तो वो शिफ्ट हो गया था फ्रॉम बार्टर एक्सचेंज टू मनी। बार्टर एक्सचेंज आपने मनी चैप्टर में पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के। बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है जब हम कॉमोडिटी को कॉमोडिटी से ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बट उसको एक मनी की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। उस टाइम में मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम जो है वो ब्रिटिश इकोनॉमी ने, ब्रिटिश रूलर्स ने क्या है, चेंज कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। चेक ऑन फेमाइंस, उनकी ये अच्छी बात थी कि जब भी फेमाइन आती थी यानी भुखमरी जब भी फैलती थी तो वो रोड्स, रेलवेज, ठीक है, और अदर ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे बैरियर्स को रिमूव करके जो है, जो विक्टिम्स होते थे, जो फेमाइंस के विक्टिम होते थे या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर के हमारे विक्टिम्स होते थे, वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी की
बदौलत उन पर अच्छे से फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे और जो रेलेवेंट सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड होने की ज़रूरत थी विक्टिम्स को, वो उनको प्रोवाइड की जाती थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। तो ये सारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी हमारी ब्रिटिश इकोनॉमी में। तो ये हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हुआ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 इसमें है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी है, क्योंकि 1950 से 1990 के बीच में है और इंडिया को इंडिपेंडेंस हमारी 1947 में ही मिल चुकी थी। ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में ही मिल चुकी थी और उसके बाद की ये बताता है कि कैसे कैसे इंडिया की इकोनॉमी की जो है वो स्टेट रही। ठीक है, अब क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी और बैकवर्ड थी। स्टैग्नेंट का मतलब इसकी ग्रोथ रुक गई हो और बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी हुई थी। ठीक है, तो उसको किसकी नीड थी कि उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए बैकवर्ड सेक्शन को और हमारा स्टैग्नेंट इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हम उस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? अरेंजमेंट बाय विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ऐसे एक सिस्टम को हमें चूज करना पड़ेगा जिससे हमारी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट और बैकवर्ड है, वो सारी सॉल्व हो जाए। हमारी इकोनॉमी में या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी में 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, 3 तरीके की सेंटर प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 11th में माइक्रो में भी था हमारा। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमें कौन से टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, या हम कंज्यूमर गुड्स को करें या कैपिटल गुड्स को, और उन गुड्स को जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कौन सी क्वांटिटी में करें, कितनी क्वांटिटी में करें, वो एक प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हम उन गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जब लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है हमारी कैपिटल से, मतलब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं देन कैपिटल से। एंड देन कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? जिसमें हम कैपिटल गुड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी इन सब का मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं देन लेबर। ठीक है, तो उसे कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सॉरी कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, एंड लेबर इंटेंसिव जहाँ पर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है कैपिटल से। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए या फिर पुअर के लिए, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इनका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, इन तीनों प्रॉब्लम का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसको ऑपरेट एंड ओन किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, यानी कि हम एक और कह सकते हैं कि मार्केट फोर्सेस। ठीक है, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का सारा कुछ चलता है, मतलब पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस होती है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्सेस दोनों ही इक्वली इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमिक के डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है, ये एक नोट पॉइंट है कि हमारे इंडियन प्लानिंग का जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? पीसी महलनोबिस। ठीक है, नाम आपको याद रखना है। इंडिया जो है वो अडॉप्ट करता है मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की, हम सभी जानते हैं इंडिया की जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी और उस इकोनॉमिक प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन थे? पीसी महलनोबिस। ठीक है, तो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी। इकोनॉमिक प्लानिंग की भी मैंने डेफिनेशन दी है कि हमें डिसीजन लेना है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द डिसीजन टेकन अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। हम पहले सर्वे लेंगे, उसके बिहाफ में हम प्लान करेंगे कि हमें इन प्रॉब्लम्स का कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो वही हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। और इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट पेन है। हमने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया कितने सन में, कौन से ईयर में हमने उसको सेटअप किया? 1950 में प्लानिंग कमीशन हमारी सेटअप हो गई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके क्या थे, चेयरमैन थे, ठीक है। और उसका एम क्या था प्लानिंग कमीशन के सेटअप होने का, वो था कि इफ़ेक्टिव प्लान्स हम बनाएं अपनी कंट्री के लिए ताकि उसकी डेवलपमेंट हो और उसका जो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन भी होए रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज दो तरीके के, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन दोनों टाइप के रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, हम इस तरीके के प्लान्स, इफ़ेक्टिव प्लान्स बनाएं। और ये 1950 में सेटअप हुई थी प्लानिंग कमीशन, ये आपको याद रखना है। फिर एक अमेंडमेंट हुआ 2015 में, जनवरी 1 2015 प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। मतलब उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अब भी इसके चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये है अब, ठीक है। तो प्लानिंग करने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप करी 1950 में। फिर 2015 में हमने उसको रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अब उसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म, ठीक है। एंड इसके चेयरमैन कौन है, तब भी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन पीएम थे और अब भी पीएम ही हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स का जो हमारा आइडिया था वो किससे आया, सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन से हमें इसका आइडिया आया कि हाँ, हमें भी अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो अभी पहले प्लानिंग कमीशन बनाती थी, ठीक है, इफेक्टिव प्लान्स बनाती थी। अब इसे कौन बनाता है, नीति आयोग बनाता है, ठीक है। अब क्या है कि हम 5 ईयर प्लान्स क्यों बनाना चाहती है गवर्नमेंट, ताकि वो उसकी अपनी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो सके और उस डेवलपमेंट से जो भी बेनिफिट होगा उस बेनिफिट को वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब इन 5 ईयर प्लान्स के हम एम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट ये किस एरिया पर फोकस करेंगे, हमारे 5 ईयर प्लान्स जब इम्प्लीमेंट होंगे तो सोसाइटी के कौन कौन से एरियाज पर ये फोकस करेंगे वो अब हम देखेंगे। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, एक पॉइंट है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से 1956 के बीच में जो है इनिशिएट हुआ था। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अवधि ये बता रखी है, ठीक है, पीरियड बता रखा है कि इतने से इतने तक वो चला था। 5 साल का है 5 ईयर प्लान, तो 5 साल तक है, 1951 से 1956। गोल्स क्या थे, मतलब कौन से एरियाज पर वो ध्यान देते थे 5 ईयर प्लान। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी से, यानी कि जीडीपी को बढ़ाना, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। सेकंड है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और सोशल आउटलुक में चेंज लाना, अपनी थिंकिंग, सोशल थिंकिंग को चेंज करना, मतलब मॉडर्नाइजेशन होना, ठीक है। और इनोवेटिव आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करना या फिर प्रमोट करना, वो क्रिएटिव इनोवेशंस के अंदर यानी मॉडर्नाइजेशन के अंदर वो आता है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट का मतलब है अपने ऊपर निर्भर रहना, फॉरेन की इंटरफेरेंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना, उसको अवॉइड कर देना और फॉरेन पे डिपेंड ना रहना, वो आता है सेल्फ रिलायंट पे। मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे डिपेंड रहना, डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना, ठीक है, उसको ही डेवलप करना, फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड करना और रिड्यूस करना फॉरेन डिपेंडेंस को। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, यानी कि सभी के साथ इक्वल बर्ताव करना, ठीक है, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इक्वली, उनको सभी को बेनिफिट्स मिलने चाहिए, चाहे वो वीकर हो चाहे वो स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान्स ने कैसे वर्क किया डिफरेंट सेक्टर्स में, वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी, ठीक है, और हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा लोग उसी काम में लगे हुए हैं, तो वो होता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अगर जो फार्मर्स हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो क्रॉप्स हैं उनको उगा रहे हैं, वो उसको अर्निंग मोटिव से नहीं उगा रहे, तो वो हमारा क्या है, फूड क्रॉप्स उगा रहे हैं, कैश क्रॉप्स वो नहीं उगा रहे, तो उसको हम क्या करेंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो कैसे बढ़ जाएगी प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी तभी तो रहेगी। ऐसे ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंड ओनर्स, मतलब जो लैंड के ओनर्स हैं और जो वहाँ पर खेती करते हैं, उन टेनेंट्स कहते हैं जिनको, जो एक्चुअली वहाँ पे खेती करते हैं, एंड जो उस लैंड के ओनर हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि बहुत सारे विवाद हो जाते थे। इस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप नहीं हो पाया हमारा, और लोगों के पास जो थी वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, मतलब ज़मीन का हिस्सा उनके पास कम था,
ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। उसका सोल्यूशन क्या निकला, लैंड रिफॉर्म्स आए, ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ताकि प्रोडक्शन को एनहांस किया जा सके। ग्रीन रिवॉल्यूशन में है कि प्रोडक्शन को एनहांस किया जा सके बाय द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि HYV सीड्स, ठीक है। और पहला था हमारा लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में हमने क्या लिया कि सबसे पहले हमने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया लैंड की, जिस पे लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है, जिस लैंड पर लोग खेती कर रहे हैं उसमें उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना। मतलब जो एक्चुअली वहाँ पे खेती कर रहा है उसमें उसकी लैंड जो है वो उसकी ही होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर कर देना ओनरशिप। थ्रू एबॉलिशिंग इंटरमीडियरीज, जो भी जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, उनको एबॉलिश करके जो एक्चुअल ओनरशिप है वो उसको मिलना जो वो काम कर रहा है, ठीक है। और लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंड लैंड सीलिंग का जो है वो क्या है कि किसी भी एक इंसान के पास मैक्सिमम अमाउंट कितनी लैंड हो सकती है, मैक्सिमम कितनी लैंड हो सकती है उसको फिक्स करना, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड सीलिंग कहते हैं। लैंड रिफॉर्म्स जो है वो हमारे सक्सेसफुल हुए थे केरला और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और बाकी स्टेट्स में इसकी इतनी प्रोग्रेस नहीं देखी गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा बाय MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, और पहला HYV प्रोग्राम, HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, HYV सीड्स मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो HYV प्रोग्राम हमारा इनिशिएट हुआ था 1966 में। कितने रीजंस की वजह से, उसकी HYV सीड्स थी इन एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के लिए, इन सभी के लिए जो ये सारी टेक्निक्स हैं, यानी HYV सीड्स का यूज़ होए, एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिले प्रोडक्शन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए HYV प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया गया था 1966 में। इसके बेनिफिट क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, कि इससे मार्केटेबल सरप्लस बन गया था और बफर स्टॉक। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है फार्मर जितना भी प्रोडक्ट अपना बनाता है उसको बेचने के बाद उसके पास जितना भी प्रोडक्ट बचा, ठीक है, उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करना। और जो प्रोडक्ट सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, आफ्टर सेलिंग द होल प्रोड्यूस और होल प्रोडक्शन इन द मार्केट, जो भी प्रोडक्ट हमारा बचा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। मैंने लिखा भी है, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। मतलब सेल्फ कंजम्पशन के बाद जितना भी प्रोडक्ट हमारा बचा है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बेचने वाला, ठीक है। सरप्लस का मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन। पहले जो फार्मर है उसने खुद कंज्यूम करा, देन उसके बाद हमारा जो बचा है वो हमारा मार्केटेबल सरप्लस है, ठीक है। अब है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, फार्मर से खरीद लेती है और उसको करेक्ट टाइम आने पर अपनी इकोनॉमी में जो है सर्कुलेट करती है और उससे एनफ रेवेन्यू अर्न करती है। और इससे क्या हुआ कि लो इनकम ग्रुप्स को भी बेनिफिट मिले। रिस्क क्या हुए इसके रिस्क हैं कि इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिस्क था कि इससे पेस्ट अटैक हो जाता था। रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटीज, मतलब इससे क्या होता था, इनकम में इनइक्वालिटीज आ जाते थे। क्यों? क्योंकि जो HYV सीड्स हैं, एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक पार्ट है। इस रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स का यूज़ को प्रमोट किया गया था, एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रमोट किया गया था। तो ये हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक जो स्मॉल फार्मर है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसमें क्या हुआ कि इससे हमारी इनइक्वालिटीज़ में इंक्रीमेंट हो गई थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ बिग फार्मर्स ही इसको अफोर्ड कर पा रहे थे। ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। ठीक, अब हमने ये तो पढ़ी एग्रीकल्चर में कितने हमारे 5 ईयर प्लान्स ने कैसे वर्क किया। अब हम देख लेते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात। इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमने कैसे डेवलपमेंट करी। 1991 से पहले हमने क्या किया, हमारी 2 इंडस्ट्रीज थी जो अच्छी खासी सेटअप हुई थी। एक तो थी आयरन की जमशेदपुर में और एक थी स्टील की कोलकाता में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पब्लिक सेक्टर की नीड क्यों अराइज हुई। पब्लिक सेक्टर की हमें नीड इसलिए अराइज हुई क्योंकि कैपिटल की कमी थी प्राइवेट सेक्टर के पास, क्योंकि कैपिटल जो इन्वेस्ट करता था प्राइवेट सेक्टर वो बहुत कम थी, ठीक है। और इंसेंटिव्स भी वो कम लेता था, मतलब प्राइवेट सेक्टर के राइट्स जो थे वो बहुत कम दे रखे थे गवर्नमेंट ने। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि पब्लिक सेक्टर को अब आगे बढ़ना होगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। तो सोशल वेलफेयर को वो प्रमोट नहीं कर पा रहे थे प्राइवेट सेक्टर, इसलिए पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत पड़ी ताकि वो सोशल वेलफेयर आ सके हमारे सोसाइटी में। अब आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सबसे पहला जो IPR है वो हमारा लिया गया था 1948 में, इंडिपेंडेंट इंडिया का। देन हमारा 1956 में हमारा सेकेंड IPR लिया गया। इंडस्ट्रीज इसमें कैटेगराइजेशन करी हुई है इंडस्ट्रीज की, कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो शेड्यूल A के अंदर लाया करेंगी, कुछ शेड्यूल B के अंदर, कुछ शेड्यूल C के अंदर। शेड्यूल A के अंदर 17 इंडस्ट्रीज लाया करेंगी जो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट है, मतलब उस पर खाली स्टेट का ही अधिकार है, ठीक है। और बाकी की जो शेड्यूल B में 12 इंडस्ट्रीज लाया करेंगी वो प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट हैं, ठीक है। शेड्यूल C में जो ओन करेंगी, जो भी इंडस्ट्रीज लाया करेंगी, वो हमारी सारी प्राइवेट सेक्टर के ओनरशिप के अंतर्गत होंगी, ठीक है। अब आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें वो क्या करती है, एक परमिशन देती है कि हाँ अब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। किसी भी इंडस्ट्री को दिया जाने वाला परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या होती है, लाइसेंस होता है कि हाँ अब आप इस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पहले जो है 1991 से पहले हमारी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलॉटेड करी गई थी वो कितनी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। 1991 से पहले जो जितना पैसा लगाना सही माना जाता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की लिमिट थी, लेकिन अब वो बढ़ के 1 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब अब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ तक का पैसा लगा सकते हो, ठीक है। पहले 5 लाख तक का लगा सकते थे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट को हटाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाती हैं एंड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं। और ये लेकिन इनका ये ड्रॉबैक है कि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के सामने टिक नहीं पाती, और वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनके लिए क्या होती है, एक डेंजर होती है। क्योंकि लेकिन उससे भी बचने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन दे रखा है कि हाँ आपको कुछ जो है रियायत दी जाएगी और आपकी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपकी जो जगह है वो रिजर्व्ड है, ठीक है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक। एक नोट पॉइंट है कि 1955 में हमारे कार्वे कमेटी को सेटअप किया गया था। कार्वे कमेटी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए थी, ठीक है, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, उसको प्रमोट किया गया कार्वे कमेटी के द्वारा इन 1955, ठीक है। अब हम अपने फॉरेन ट्रेड में भी देख लेते हैं कि 5 ईयर प्लान्स ने कैसे वर्क किया। फॉरेन ट्रेड में 5 ईयर प्लान्स की वजह से क्या हुआ कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब उसको हटा देना, उसकी जगह कुछ और लेना, ठीक है। और इसको लुकिंग इनवर्ड स्ट्रेटजी के नाम से भी जाना गया, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि इम्पोर्ट्स मतलब बाहर से मंगाना बंद करो और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर रिलाय करो, उसी पर ही निर्भर रहो, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमारे जो कुछ वो हैं कि टैरिफ्स जो हैं, ये टर्म्स हैं कि टैरिफ्स क्या होते हैं, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोटास का मतलब है फिक्सिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं। आपको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की डिफाइन अच्छे में समझ आई होगी क्या होता है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को अपनाया गया, लुकिंग इनवर्ड स्ट्रेटजी को अपनाया गया कि हाँ अब आप इम्पोर्ट्स को कम करके अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर रिलाय करोगे। अब कुछ और टर्म्स, ये 2 नोट्स हैं, ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं। पहली है टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स, जितने भी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उस पर टैक्स लगना होता है टैरिफ। एंड कोटा होता है कि जितने भी इम्पोर्ट हो रहे हैं, यूँ नहीं है कि कितने भी अमाउंट में आप इम्पोर्ट कर सकते हो, नहीं, एक फिक्स अमाउंट में जो है वो प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। यूँ नहीं है कि हम कितने भी अमाउंट जितना भी मन चाहा इम्पोर्ट कर लेंगे, नहीं। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना ही क्या होता है, अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट पे कोटा होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर एंड होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इंडिया की जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी।
देन हमने सेकंड चैप्टर 1950 से 1990 के बीच तक उसकी इकोनॉमी को देखा इंडिया की। देन अब हम 1991 यानी रिफॉर्म्स लेने के बाद जो इंडिया ने रिफॉर्म्स लिए तो उसके बाद उसकी इकोनॉमी की स्टेट कैसी थी वो देखने वाले हैं। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी, हमने 5 ईयर प्लान से बनाई लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बहुत पुअर थी। अब ठीक है 1991 से पहले तो फिर हमारे क्या है, रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स आने के रीजंस क्या थे? सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस चल रही थी, ठीक है, एंड बीओपी में डेफिसिट था, यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिए थे हमने एक्सपोर्ट से, ठीक है, डेट्स का बर्डन था, हम कर्जदार हो गए थे, ठीक है, एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, मतलब इन्फ्लेशन आई हुई थी, प्राइजेस महंगे हो रखे थे हर एक प्रोडक्ट के, ठीक है, एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट भी इनएफिशिएंट ही था। तो हमने क्या करा, इसी अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी, हमने आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक भी जिसे कहते हैं, ठीक है, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे एंड की जगह और लिखो, आईएमएफ को ही वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो उससे हमने क्या लिए, लोन लिए, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम से टैकल कर सकें। और 1991 में हमने ये लिया जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अबाउट $7 बिलियन का हमने लोन लिया, ठीक है, $7 बिलियन का हमने लोन लिया। और इसके बदले में, लोन लेने के बदले में आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक ने हमसे कुछ कंडीशंस रखी कि हमें अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने होंगे, जिस रिफॉर्म्स के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना होगा वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, और हमें प्राइवेट सेक्टर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाना होगा, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम पर, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हमारे जुलाई 24, 1991, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हमने क्यों लिए रिफॉर्म्स, क्योंकि हमारी मार्केट में कंपटीशन आएगा, कॉम्पिटिटेंट मार्केट बनेगी, हमारी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी की, ठीक है। अब ये जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना, उसमें 2 तरीके के मेजर्स थे, एक तो थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स, एक थे स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स हमारे बीओपी के जो बैलेंस है, डेफिसिट जो आया हुआ था, उसको कवर करने के लिए लिए गए थे, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लिए गए थे, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर थे, स्टेबल का मतलब होता है किसी भी बढ़ी हुई या घटी हुई चीज़ को अपने पोजीशन पे लाना, तो बैलेंस करना बीओपी को, और इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करना, ठीक है, स्टेबल करना। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स मेजर्स में क्या है कि अपनी कंट्री की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को बिल्ड करना मार्केट में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स मेजर्स में हमने ये करा। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंदर मतलब रिफॉर्म्स जो हमने लिए वो थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर पर से सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना, और हमने उस लिबरलाइजेशन के लिए ही हमने क्या लिए, रिफॉर्म्स लिए। रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए ही हमने क्या लिए, रिफॉर्म्स लिए। तो रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन हमने कौन कौन से लिए, 5 तरीके के रिफॉर्म्स हमने लिए, ठीक है। जो पहला हमारा रिफॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। क्या है? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। दूसरा है फाइनेंशियल रिफॉर्म, तीसरा टैक्स रिफॉर्म, चौथा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फिफ्थ हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। तो सबसे पहले हमारा आता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रीज में हमने क्या करा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पे रिडक्शन देखी, यानी कि जहाँ पर पहले 7 इंडस्ट्रीज पे लाइसेंस लग रहा था या फिर उससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज पे लाइसेंस लग रहा था गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अब वो 5 यानी घट गया था, यानी 7 से 5 हो गई थी। अब 5 तरीके की इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। दूसरा डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि पहले जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 1990 से पहले हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्वेशन मिली हुई थी, उनको हटा दिया गया, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है MRTP एक्ट। थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं। तो
हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या कर दी थी, रिडक्शन कर दी थी। वो तो हमें पता ही है कि पहले जहाँ पर इतने सारे इंडस्ट्रीज, 7 या फिर ज़्यादा इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग चाहिए थी, तो वो अब हमारी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, वो हमारी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस चाहिए था, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए, सिगरेट एंड सिगार्स की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, हैजार्डियस केमिकल्स की, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स की, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इन सब के लिए बस लाइसेंस चाहिए था। पब्लिक सेक्टर के रोल को हमने रिड्यूस कर दिया, जहाँ पर सारी टाइप की इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस में आती थी, लेकिन फिर बाद में हमने उसको कम कर दिया था और सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज आने लगी थी। और पहली थी एटमिक इंडस्ट्रीज, दूसरी डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड तीसरी रेलवे। ठीक है, अब भी वो अब तो 2 हो गई हैं। ठीक है, मतलब 3 हो या 2 हो, मोस्ट प्रेफरेबल हमारी जो है वो 2 है। ठीक है, लेकिन अगर 3 का भी ऑप्शन आए तो 3 पे भी आप टिक लगा सकते हो, और लेकिन तभी लगा सकते हो जब हमारा MCQ में 2 का ऑप्शन ना गिवन हो, क्योंकि 2 हो गई हैं अब। ठीक है, 4th है हमारा मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी कि MRTP एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है MRTP एक्ट। MRTP एक्ट जिसकी फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एक्ट। ठीक है, प्रैक्टिसेस एक्ट, तो उसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की हमें ज़रूरत होती थी, तो वो ज़रूरत को हमने हटा दिया। और वो किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, कि हम एक्सपेंशन कर सकें, हम अमेलगेमेशन यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा फर्म्स को मर्ज कर सकें। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो हमने हटा ही दिया था। तो इस एक्ट में हटाया गया था इस नीड को, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की होती थी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अब दूसरा आते हैं हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहला जो रिफॉर्म था फाइनेंशियल में वो था रोल ऑफ RBI, यानी कि RBI के रोल को हमने अलग चेंज कर दिया। पहले वो रेगुलेट करता था सब चीज़ों को, अब वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है। मतलब पहले उसके हाथ में सारी चीज़ें थी, अब वो सिर्फ हमारी हेल्प करता है डिसीजन लेने में। दूसरी है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, यानी कि प्राइवेट बैंक्स का जो ओरिजिन है वो होना भी आसान हो गया, यानी अब प्राइवेट बैंक्स एस्टेब्लिश हो सकते हैं बिल्कुल आसानी से, पहले नहीं हो पाते थे। ठीक है, और दूसरा आता है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले कम थी, लेकिन अब अबाउट 51% तक फॉरेन एक्सचेंज की लिमिट में जो है वो बढ़ोतरी हो गई थी, इंक्रीमेंट हो गई थी जब हमने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लिए थे। ओके, एंड 4th है हमारा ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। मतलब अब किसी भी जो इंडस्ट्रीज है उसकी हम आसानी से एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस रिफॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारे 4 हमने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में लिए। पेन थोड़ा लाइट है इसलिए मैंने डार्क कर दिए हैं। 3rd आता है हमारा टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट। टैक्स पे 2 तरीके के होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही इंसान पे, मतलब वो अगर उसको टैक्स देना है तो वो ही देगा। लेकिन इनडायरेक्ट पे हम टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट पर्सन पे होता है इस पे इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। टैक्स के जो रिफॉर्म्स है उसमें हमने क्या किया कि हमने टैक्सेस में रिडक्शन कर दी। सबसे पहले तो हमने टैक्सेस में रिडक्शन करी, एंड दूसरे में हमने एक रिफॉर्म बनाया, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करा, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, बस यही हमने टैक्स रिफॉर्म्स में लिए। 4th है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए इंडिया में अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। पहला, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, यानी कि अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन कर दी। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी के जो प्राइसेस हैं उनमें डिक्लाइन हो जाना, उनमें घट जाना। ठीक है, उनका घट जाना। क्यों हमने डिवैल्यूएशन करी? क्योंकि हम अट्रैक्ट करना चाह रहे थे फॉरेन करेंसी को, ताकि वो हमारे रुपये को, क्योंकि वो सस्ता हो गया है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मार्केट फोर्सेस हमारे अब डिटरमाइन करते थे हमारे एक्सचेंज रेट को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्केट फोर्सेस जो करते थे। मार्केट फोर्सेस कौन होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई अब डिसाइड कर पा रहे थे कि वैल्यू क्या हो सकती है रुपये की इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, 5th आता है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स।
हमने क्या हुआ, हमने कोटास जो थे, कोटास का मतलब मैंने आपको सेकंड चैप्टर में इसी वीडियो में बताया था। कोटास का मतलब होता है इंपोर्ट्स की क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। तो उनको हमने रिड्यूस कर दिया, मतलब अब ज़्यादा मात्रा में हम इंपोर्ट कर पा रहे थे। ठीक है, हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा ली। ठीक है, कोटास का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अब है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, हमने एक्सपोर्ट करने पे जो टैक्स लगता था उसको रिमूव कर दिया था। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट अगर कोई कंट्री हमारे यहाँ पे कर रहे, मतलब हम अब किसी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करा रहे हैं तो उसकी जो ड्यूटीज लगती थी, उस पर टैक्सेस लगते थे, उसमें भी हमने रिडक्शन कर दी थी। ऐसी रिडक्शन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अब आता है हमारा सेकेंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हमारा क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस हो जाना। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस दो तरीके से हो सकती है, या तो ओनरशिप के ट्रांसफर से, यानी पब्लिक सेक्टर की जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर दो प्राइवेट सेक्टर पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। या डिसइन्वेस्टमेंट से, यानी कि पब्लिक सेक्टर का कुछ भाग आप बेच दो, सेल कर दो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। बस इसमें हमें यही पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड हम प्रमोट कर पाएँ। ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। और जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी। मेरिट्स क्या है कि कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, कस्टमर के पास ज़्यादा चॉइसेस आएंगी एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारी बढ़ेंगी। ठीक है, और हमारी डीमेरिट्स इसकी क्या है कि कंपटीशन आ रहा है मार्केट में। कंपटीशन आने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या है, डेंजर है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए वो डेंजर है। क्यों? क्योंकि उनके वो जो अर्निंग उनकी होने वाली थी, अब वो उसकी सब्स्टिट्यूट हो गई है जो नई फर्म्स हमारी इस्टेब्लिश होने वाली हैं। जो ग्लोबलाइज्ड फर्म होंगी वो हमारी इस्टेब्लिश होने वाली हैं, एमएनसीज जिसे हम कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो वो इस्टेब्लिश होने वाली है, तो वो उनकी इनकम में चला जाएगा। इट कंप्राइजेज द लाइफस्टाइल ऑफ पुअर बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। ठीक है, मतलब ये पुअर के साथ एक खिलवाड़ होगा कि हम ऐसे ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं। ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहला आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब होता है किसी भी काम के लिए हम किसी तीसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ सम एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस टू द थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर डन बाय ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो काम पहले ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था, उसी एक स्पेसिफिक काम के लिए हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं। जैसे कि आजकल आप कॉल सेंटर्स पे देखते हो, अपॉइंटेड पर्सन ही तो होते हैं जो वो काम करते हैं कंपनीज का। ठीक है, तो इंडिया जो है एक मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो एक चीप वेज रेट पे मिलती है और स्किल्ड लेबर मिलती है। ठीक है, और फेवरेबल गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं आउटसोर्सिंग के फेवर में, और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। मतलब हर कोई इंसान अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल केपीओ, बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब। ठीक है, सेकेंड है हमारा WTO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके बाद आया है? गेट के बाद। गेट की फुल फॉर्म GATT, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था, गेट को एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, जिसमें कंट्री मेंबर्स 23 थे सिर्फ। ठीक है, WTO जो है वो 1995 में एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें कंट्री मेंबर्स 164 थे। और क्यों एस्टैब्लिश किया गया? ताकि वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट हो सके, मतलब टू फैसिलिटेट द वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, वर्ल्ड में होने वाला जो व्यापार है वो फैसिलिटेट हो सके बाय रिमूविंग द ट्रेड एंड तारिफ पॉलिसी एंड तारिफ बैरियर्स। जितने भी लगे हुए थे टैक्सेस जो लगे हुए थे इंपोर्ट्स पे, वो सभी हटा के हमने WTO की वो एक अथॉरिटी ऐसी कर दी कि वो उन सबको हटा सके। ठीक है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट कर सके। तो वो अथॉरिटी कौन सी थी? WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आया हमारा GST, जो हमारे टैक्स रिफॉर्म्स में भी था।
जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, लॉन्च हुआ था वो 29 मार्च 2017 अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा ये इशू करा था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड ये इसको इम्प्लाई किया गया था 1 जुलाई को। भाई लॉन्च तो ये 29 मार्च को हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लाई किया गया था 1 जुलाई को। ठीक है, और इसने बाकी के जितने भी 17 टैक्सेस थे, जैसे वैट लगता था और भी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ लगती थी, उनको रिप्लेस कर दिया था। और अब सिर्फ एक स्लोगन भी था कि 1 नेशन 1 टैक्स। ठीक है, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है कि एक नेशन में एक ही टैक्स चलेगा, जो कौन सा है, जीएसटी। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी वो थी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ऐसे ही हमारा स्टेट का भी था जीएसटी। ठीक है, एंड हमारा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब हम आते हैं डीमोनेटाइजेशन पर। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ करेंसी ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। मतलब जो करेंसी कुछ समय पहले लीगल हुआ करती थी, उससे हम अब सारा सामान खरीद पाते थे, वो अब नहीं खरीद पाएंगे। अब उसका लीगल टेंडर वो हट गई है, एज लीगली अब उसको एक्सेप्टेड वो नहीं होगी। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था और इंडिया में डिमोनेटाइजेशन 3 बार हो चुका है। ठीक है, जो हाईएस्ट करेंसी जिसका डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो 10,000 रुपये की करेंसी है। ठीक है, लेकिन जो 8 नवंबर 2016 को हुआ था उसमें हमारे 500 और 1000 के नोट बैन किए गए थे। ठीक है, फीचर्स क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है और टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी को कंट्रोल करता है, चैनलाइज करता है सेविंग को, और ये हमारा डिजिटलाइजेशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है, और कैशलेस इकोनॉमी। इम्पैक्ट्स क्या है, डिजिटलाइजेशन, मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स, कैश डिपॉजिट इन बैंक एंड प्रमोट सेविंग्स। ये सेविंग्स को प्रमोट करता है क्योंकि जो लोग हैं वो बैंक की तरफ अपनी सेविंग्स करने के लिए प्रमोट हुए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। अब कुछ टर्म्स हैं, लास्ट है हमारा 3rd चैप्टर का। तो कुछ टर्म्स है, पहले है हमारी बायलेटरल ट्रेड। बायलेटरल का मतलब 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है। दूसरा है मल्टीलेटरल, जो मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसे मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। 3rd है हमारा टैरिफ बैरियर्स, मतलब जो इंपोर्ट्स पर टैक्सेस लगते हैं, और कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि जो क्वांटिटी पे, जिसे हम कोटाज भी कहते हैं, बैरियर्स ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। तो एग्जाम्पल में कोटा एंड इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, एंड टैरिफ बैरियर्स में इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो यहाँ पे हमने 3 चैप्टर्स 1 शॉर्ट इस वीडियो में कवर करे। होपफुली आपको ये पसंद आए होंगे।